हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने पिछला जो वीडियो देखा था उसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर के आए थे और उसमें आपको जो पढ़ने को मिला था वो 1857 से लेकर के 1916 तक का पूरा जो भी था, हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उस पर हमने आपको बताया था, उस पर चर्चा किया था और आशा करते हैं कि वो आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। और आज का जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है और ये राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है और तीसरे चरण को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो जो हम आज चर्चा करेंगे वो गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय या सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो आइए हम लोग गांधी युग के बारे में चर्चा करते हैं, जुड़ते हैं। तो देखिए, जो आपका गांधी युग है वो तीसरा चरण है। गांधी युग और गांधी युग की जो शुरुआत होती है वो आप बताएंगे 1919 से लेकर 1947 तक। तो गांधी जी का भारत में जो राजनीतिक आगमन हुआ है, सही मायने से जो इन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत की है, लोगों के बीच में गए हैं, जो राष्ट्र से जुड़ने का प्रयास इन्होंने किया है, वो सही मायने में व्यवहारिक तौर पर 1919 रॉलेट एक्ट के माध्यम से ही ये जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आए और 1919 में इन्होंने राजनीतिक हड़ताल किया, असहयोग आंदोलन चलाया। इससे पहले भी उन्होंने छोटे मोटे क्षेत्रीय स्तर के कुछ आंदोलन चला चुके थे। तो गांधी जी को समझने से पहले, 1919 से 1947 को समझने से पहले हम लोग जो है गांधी जी के अफ्रीका यात्रा पर भी चर्चा करेंगे। तो गांधी जी का जो अफ्रीका यात्रा था, जो उन्होंने अफ्रीका में आंदोलन चलाया था, आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। इस आंदोलन को जानने से पहले, गांधी युग को जानने से पहले, गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की जो पहली हेडिंग होगी वो आप बताएंगे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका यात्रा। दक्षिण अफ्रीका यात्रा, क्योंकि गांधी जी भारत में 1915 में आए थे, उससे पहले ये जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे और कुछ ऐसे उनके अपने विचार थे जो अफ्रीका के लोगों को फायदा पहुंचाने में सहायक रहे। तो आइए हम लोग गांधी जी को भारत से जो उन्होंने आंदोलन किया था उसको जानने से पहले अफ्रीका यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि गांधी जी 1891 में, गांधी जी 1891 में लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके वो 1891 में भारत लौटे थे। अर्थात ये कुल मिलाकर के 3 वर्ष तक लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और 3 वर्ष तक इन्होंने बैरिस्टर का अध्ययन किया, मतलब वकालत का अध्ययन किया और वकालत करके फिर यहाँ पर बैरिस्टर के रूप में भारत में आ चुके थे 1891 में। तो 1891 से पहले गांधी जी कितने वर्ष तक लंदन में थे? तो 3 वर्ष तक थे और पश्चिमी आबो हवा के बारे में इनको पूरी जानकारी हो चुकी थी, वहां के रीति रिवाज को भी ये जान रहे थे। तो कानून की शिक्षा लेकर के जब ये 1891 में भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने 1891 में ही, आप कह सकते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय में, किस उच्च न्यायालय में? मुंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। तो जब इन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में पहली बार अपनी वकालत शुरू की तो इनको वकालत में इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। जब इनको मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत में कामयाबी नहीं मिली तो फिर ये राजकोट आ गए और राजकोट में दीवान के रूप में अपना एप्लीकेशन लिखना शुरू किया, शिकायत पत्र लिखना शुरू किया। तो अपने पत्रों के द्वारा लिख करके किसी तरीके से ये पर मंथ 300 रुपए इनको कमाने का मौका मिला।
तो कहने का मतलब है कि जब ये मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत में असफल हो गए तो फिर राजकोट में आए, गुजरात में आए, तो वहां पर शिकायत पत्र या जो भी अपने लेटर होते थे उसको ये लिखते थे और इनको 300 रुपए महीने यहाँ पर मिलते थे। तो जैसे तैसे अपना इनका काम चल रहा था। और इसी समय 2 वर्षों के बाद गुजरात के एक दादा अब्दुल्ला व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, और ये व्यापारी थे। और दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे, इन अब्दुल्ला कह सकते हैं, एक व्यापारी थे और एक भारतीय मूल के अफ्रीका में रहते थे, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये रहते थे। तो इनकी कुछ कंपनी का विवाद था, कुछ मुकदमा था, तो वो डरबन में मुकदमा चल रहा था। इनकी मुलाकात 1893 में महात्मा गांधी से हुई। तो महात्मा गांधी भी गुजरात के रहने वाले थे, पोरबंदर के, और दादा अब्दुल्ला भी गुजरात के रहने वाले थे। और दादा अब्दुल्ला व्यापारी थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे। इनकी कंपनी का कुछ अपना मुकदमा था। उसी मुकदमे के सिलसिले में 1893 में इनकी जो मुलाकात हुई थी वो महात्मा गांधी से हुई थी। तो महात्मा गांधी से इनकी बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो अब्दुल्ला ने कहा कि आप चलिए अफ्रीका, और वहां पर हमारी कंपनी का कुछ अपना मुकदमा है और आप बैरिस्टर हैं, उसकी सुनवाई करिए। तो अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी कुछ समय के लिए 1893 में ये साउथ अफ्रीका पहुंच गए। तो गए थे कुछ महीने के लिए। तो 1893 में जब गए तो इनकी उम्र जो है वो लगभग 24 वर्ष थी, 24 वर्ष थी। लेकिन जब ये आए, जब गांधी जी लौट करके 1915 में आए थे, तो इनकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी, 45 वर्ष हो चुकी थी। अर्थात लगभग 21 वर्षों तक ये साउथ अफ्रीका में रह गए थे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जो गांधी जी को वहां पर 21 वर्षों के लिए रहने के लिए उन्हें वहां पर मजबूर होना पड़ा था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी मुलाकात 1893 में अब्दुल्ला से होती है। मुकदमे के सिलसिले में इनको साउथ अफ्रीका जाना होता है। ये कुछ महीने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ की कुछ ऐसी जटिल परंपराएं थी, कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं थी जो यहाँ पर इनको 24 वर्ष रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब ये गए तो 24 वर्ष उम्र थी, और जब ये लौट करके आए तो 45 वर्ष थी। हालांकि बीच में 2 बार ये इंडिया आए थे, 1896 में एक बार आए थे और एक बार 1903 में आए थे। हालांकि ये कुछ समय के लिए आए और फिर चले गए थे, लेकिन कुल मिलाकर के जब आप इन पर चर्चा करेंगे तो ये लगभग 21 वर्षों तक इनको अफ्रीका में रहना पड़ा था। तो ये अफ्रीका पहुंच चुके हैं गांधी जी, और गांधी जी अफ्रीका पहुंच चुके हैं और मुकदमे की सुनवाई करने के लिए इनको डरबन पहुंचे हुए हैं। डरबन जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है, तो डरबन में ये पहुंच गए और यहाँ से इनको पिट्रोरिया जाना था। पिट्रोरिया के लिए इन्होंने टिकट लिया था, लेकिन ये पिट्रोरिया नहीं पहुंच पाए और बीच में ही जोहान्सबर्ग में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है मोरित्सबर्ग। उसको आप कहेंगे मोरित्सबर्ग। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इनको समस्या का सामना करना पड़ा, जो कि यहाँ पर उस घटना ने गांधी जी को पूरे जीवन को बदल दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है, गांधी जी सबसे पहले डरबन पहुंचे और मुकदमे की सुनवाई के लिए इन्हें पिट्रोरिया जाना था, लेकिन पिट्रोरिया ना पहुंच करके बीच में ही इनको जोहान्सबर्ग में समस्या का सामना करना पड़ा। पिट्रोरिया में जब ये पहुंचे तो इन्होंने उस समय फर्स्ट क्लास का, मतलब प्रथम श्रेणी का इन्होंने रेलवे टिकट ले लिया, प्रथम श्रेणी का ले लिया। हालांकि जब ये प्रथम श्रेणी का टिकट मांगने लगे तो वहां का जो टिकट देने वाला व्यक्ति था वो गोरा था, अंग्रेज था। तो उसने कहा कि आप इंडियन हैं, आप एशियन हैं और आपको प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने कानून का हवाला दिया और कहा कि कानून तो ऐसा कहता नहीं है, लिखित में ऐसा कुछ है नहीं। तो काफी कुछ कहने के बाद तब इनको यहाँ पर टिकट प्रथम श्रेणी का
मिल गया। जब टिकट मिल गया तो यहाँ से ये रवाना हो गए प्रिटोरिया के लिए, लेकिन बीच में ही जैसे ही ये गाड़ी आई और डिब्बे में चढ़े तो डिब्बे में चढ़ते ही वहां पर अंग्रेजों ने इनका विरोध किया। तो कुछ लोगों ने इनको ड्राइवर के पास भेज दिया, लेकिन ड्राइवर ने भी इनको पायदान पर बिठा दिया और पायदान से इनको मोरिसबर्ग में धक्का दे दिया गया। अर्थात जब ये प्रिटोरिया के लिए गाड़ी चलती है तो इनको फर्स्ट क्लास का टिकट लेने की वजह से इनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और जब जहां पर इनको फेंका गया था तो उसका नाम है मोरिसबर्ग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था, तो आप बताएंगे मोरिसबर्ग में फेंका गया था। और आप ये भी कह सकते हैं कि ठंड की रात थी और पूरी ठंड की रात उसी रेलवे स्टेशन पर इन्होंने किसी तरीके से व्यतीत किया। फिर गाड़ी आई और फिर उसके बाद ये ट्रेन पर गए और फिर उन्होंने प्रथम श्रेणी का ही टिकट लिया और इस बार तो इन्हें मारा पीटा भी गया। तो बाद में अंग्रेजों ने ही अंग्रेजों का विरोध किया, तब जाकर के किसी तरीके से ये जोहान्सबर्ग से और फाइनली प्रिटोरिया के लिए पहुंच गए थे। तो कहने का मतलब है उस समय हमारे बहुत सारे भारतीय अफ्रीका में रहते थे। अब ये भारतीय अफ्रीका में क्या करते थे, तो आप बता सकते हैं कि जो भारत से लोग जाते थे वो गन्ने की खेती करने के लिए वहां पर कुछ मजदूर हमारे गए थे। तो कुछ गन्ने की खेती करने के लिए हमारे किसान गए और बाद में कुछ मजदूर गए और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ व्यापारी भी गए थे। और खास करके जो ये किसान थे, जो ये मजदूर थे, ये जो व्यापारी थे, वो दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत के रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अफ्रीका में कौन से लोग जाते थे, तो दक्षिण भारत के अधिकतर लोग थे जो गन्ने की खेती करने वाले थे, फिर मजदूरी करने वाले लोग थे और फिर उसके बाद कुछ व्यापारी भी चले जाते थे। और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे कि जब वहां पर जाते थे तो इकरारनामा करना पड़ता था। इकरारनामा का मतलब होता है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, कुछ समय के लिए लोग वहां पर रुकते थे और जिसका समय पूरा हो जाता था तो फिर वो इंडिया चले आते थे। तो उसी में से कुछ ऐसे मजदूर थे जिनका इकरारनामा पूरा हो गया था, फिर भी वो अफ्रीका में ही रह रहे थे। अर्थात उन्हें भारत में आने का जो मौका मिलना चाहिए था वो पैसे के अभाव में वो मौका नहीं मिल पाया और इकरारनामा खत्म हो गया, फिर भी वहां पर ये फंसे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अफ्रीका में कौन से लोग वहां पर भारतीय के रूप में रहते थे, तो गन्ने की खेती करने वाले किसान रहते थे, कुछ मजदूर रहते थे, बाद में कुछ व्यापारी भी गए थे और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका इकरारनामा खत्म हो गया था। इकरारनामा खत्म होने के बाद भी वहां पर ये लोग रहते थे। तो इन लोगों को वहां पर समस्या का सामना करना होता था। तो कहने का मतलब है अच्छी खासी दक्षिण भारतीयों की भीड़ वहां पर होती थी। कई सारे भारतीय लाखों में वहां रहते थे, लेकिन भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। और भेदभाव कैसे था, जैसे आप कह सकते हैं कि आप रेल में प्रथम श्रेणी का यात्रा नहीं कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी का आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप होटल, सार्वजनिक होटल में ठहर नहीं सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं। जहां पर अच्छे खासे होटल होते थे वहां पर आपको ठहरने की जगह नहीं मिल सकती है। यहां तक कि गांधी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी, गांधी जैसे सब लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी वहां पर रुकने का सही तरीके से मौका नहीं मिला था। जब इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था तो जब ये होटल ढूंढ रहे थे तो जितने अच्छे होटल थे वहां पर भारतीय होने की वजह से इन लोगों को वहां पर जगह नहीं मिला था। जबकि गांधी विदेशी कल्चर से पढ़ करके आए थे। तो बात यहाँ पर सभ्यता की नहीं है, बात यहाँ पर जातीय सर्वश्रेष्ठता की है। और वो अंग्रेज थे और अंग्रेज जो है अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे, एशियन को, भारतीयों को नीचा दिखाते थे। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे आप न्यायाधीश हो, चाहे आप गवर्नर जनरल हो, चाहे ऑफिसर्स हैं, अगर आप इंडियन हैं, एशियन हैं, तो काले गोरे का भेदभाव आपको यहाँ पर सहना पड़ता था। और आप जो है जब विरोध करते तो उसमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो कहने का मतलब है अच्छी खासी भारतीयों की वहां भीड़ है, लेकिन वो प्रथम श्रेणी का यात्रा
ट्रेन में नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गांधी को भी ट्रेन से मॉरिसबर्ग में फेंक दिया गया था। हालांकि वो अलग बात है, जहां पर इनको फेंका गया था आज वो महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी चीज, सार्वजनिक होटल में भी ये नहीं ठहर सकते थे। तीसरी बात ये भी है कि जहां पर भारतीय लोग रहते थे, नटाल, तो नटाल क्षेत्र, जो नटाल क्षेत्र था, इसमें बिजली की समस्या होती थी। नटाल क्षेत्र में बिजली की समस्या थी, और आप ये भी कह सकते हैं पानी की समस्या। तो काफी भेदभाव सहना पड़ता था। चौथी चीज ये भी है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको पंजीकरण कराना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और पंजीकरण करा करके आपको वहां पर रहना होता था और अंगूठा लगाना होता था। और वो जो पासपोर्ट होता था, जो पंजीकरण वाला पत्र होता था, उसको आपको 24 घंटे अपनी जेब में रखना होता था। बगैर इसके आप रात में घूम भी नहीं सकते थे। और ये पंजीकरण सारे भारतीयों को कराना अनिवार्य था। अगर कोई नहीं कराता तो उसको जेल की सजा भी हो सकती थी। और पांचवी बड़ी बात ये भी है कि जैसे वहां पर इन लोगों ने आप्रवासी कानून बना दिया था, और आप्रवासी कानून बना करके जो भी भारतीय थे, तो प्रवासी कानून के तहत जो भी भारतीय थे या जो भी एशियाई लोग थे, उनको अफ्रीका में आने से रोक दिया गया था। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने जो ईसाई रीति रिवाज से शादियां होती थी, तो ईसाई रीति रिवाज से जो भी शादी होती थी उसको इन्होंने वैलिड माना, उसको मान्य बताया। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो शादी, जो विवाह ईसाई रीति रिवाज से हो रहा है वो मान्य है। बाकी जो हिंदू रीति रिवाज से है या मुस्लिम रीति रिवाज से है या पारसी रीति रिवाज से है, वो शादी मान्य नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो अपने रीति रिवाज से शादी करते थे, लेकिन उनको मान्य नहीं माना गया और उनकी संतानों को भी वैलिड नहीं माना गया, उन्हें अवैध घोषित करने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो भारतीय थे, इनको कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता था। और तो और आप ये भी कह सकते हैं कि नटाल विधानसभा ने, नटाल में ही भारतीय लोग रहते थे। नटाल एक शहर है, तो नटाल अफ्रीका का ये शहर है, तो नटाल की विधानमंडल ने एक कानून बनाया था। नटाल विधानमंडल ने एक कानून बनाया था, और उस कानून में जो अधिनियम लेकर के आए थे, नटाल विधानमंडल द्वारा जो अधिनियम लाया गया था, उसमें ये कह दिया गया था कि जो प्रवासी भारतीय हैं, तो भारतीय लोग मतदान नहीं दे सकते हैं। अर्थात मतदान का अधिकार नहीं मिला, इसमें मतदान का अधिकार छीन लिया गया। तो हमारी कई पीढ़ियां नटाल में रहती थी, अफ्रीका में रहती थी, और हम लोग राजनीतिक रूप से भाग नहीं ले सकते थे, ना तो मतदान कर सकते थे, ना तो चुनाव में भाग ले सकते थे। हम लोगों को सही तरीके से मौलिक अधिकार भी नहीं मिला हुआ था। तो कहने का मतलब है, लाखों भारतीय होने के बावजूद भी, कई पीढ़ियों से रहने के बावजूद भी, ना तो हम फर्स्ट क्लास में यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में, ना ही हम अच्छे खासे होटल में जा सकते हैं, ना ही हम मतदान कर सकते हैं। अगर हम भारतीय हैं तो हमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है, उसे 24 घंटे लेकर चलना भी अनिवार्य है, नहीं तो रात में हम लोग घूम नहीं सकते थे। और हम जहां जहां पर रहते थे, चाहे ट्रांसवेल में रह रहे हो, चाहे नटाल में रह रहे हैं, वो गंदी जगह होती थी, वहां पर घनी आबादी होती थी, बिजली की व्यवस्था भी सही से नहीं होती थी, पानी की व्यवस्था सही से नहीं होती थी। अर्थात हम लोगों ने किसी तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जानवरों की तरह लगभग रहते थे, अभाव में जीते थे, समस्या में जीते थे। और अच्छे खासे लोग भी, व्यापारी लोग भी कम पढ़े लिखे होने की वजह से, थोड़ी बहुत हल्की इंग्लिश जानने की वजह से भी लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था, और हम लोगों ने नियत मान लिया था कि हम लोग असभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग उतने नहीं हैं, इसी तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा। लेकिन गांधी जी जो थे वो तो बैरिस्टर के रूप में आए थे, पढ़े लिखे थे, उनके साथ भी व्यवहार हुआ। तब उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या यही ईसाइयत है
क्या यही मानवता है? क्या यही अंग्रेज बढ़ करके आए हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं? तो जब गांधी जी वहां पर पहुंचे मुकदमे के सिलसिले में, जब इनको ट्रेन से फेंका गया, और लेकिन जब ये फर्स्ट क्लास में ही यात्रा की और प्रिटोरिया में पहुंचे, मुकदमा जीते, और मुकदमा जीतने के बाद फिर जो है इन सब सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया था, इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास किया था। तो जैसा कि हमने बताया कि ये प्रिटोरिया पहुंच गए। हालांकि प्रिटोरिया पहुंचने से पहले इनको कई बार समस्या का सामना करना पड़ा। इनको मारा पीटा भी गया था, मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको फेंक भी दिया गया था। लेकिन प्रिटोरिया में गए और मुकदमे की सुनवाई हुई और मुकदमा खत्म हुआ, मुकदमा जीते, और उसके बाद फिर ये नटाल आ गए। और जब नटाल पहुंचे तो वहां पर भारतीयों को इन्होंने जागरूक करने का काम किया, भारतीयों को जागरूक किया और भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दी और उनको मोटिवेट भी किया और बताया कि ये आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना होगा। और वहां पर इन्होंने पहली बार नटाल सभा की स्थापना की, नटाल सभा की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए गांधी द्वारा स्थापित पहला अफ्रीका में जो इन्होंने बनाया था वो कौन सी सभा थी? नटाल सभा थी। इन्होंने एक आश्रम बनाया था, उसका नाम था फीनिक्स फार्म, फीनिक्स फार्म। तो पहला जो इनका था आश्रम वो फीनिक्स फार्म था और ये लगभग 1903 के आसपास ये बनाया गया था। इसके अलावा गांधी जी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। गांधी जी द्वारा प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वो भारत में नहीं प्रकाशित था बल्कि अफ्रीका में प्रकाशित था और इंग्लिश में था, इंडियन ओपिनियन था। और गांधी जी द्वारा स्थापित पहला जो आश्रम था वो भी अफ्रीका में था। वो कौन सा आश्रम था? तो फीनिक्स फार्म था। और गांधी जी ने अफ्रीका में पहली सभा कौन सी स्थापित की थी? तो नटाल कांग्रेस सभा स्थापित की थी। फिर आगे चल करके लगभग 1911 से 13 के आसपास इन्होंने टॉलस्टॉय, जर्मनी के एक इनके सहायक थे, साथी थे, उनकी सहायता से इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। तो टॉलस्टॉय फार्म बनाया और फीनिक्स फार्म बताया, नटाल सभा की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रों की भी इन्होंने संपादन का काम किया था। तो कहने का मतलब है समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे और अपने आश्रम के माध्यम से भी लोगों की बैठक ले रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे अंग्रेजी, उनसे लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। उस समय बहुत सारे अमीर गरीब जो भी, यहाँ तक व्यापारी भी उतना ही इंग्लिश जानते थे जितना उनका काम चल जाता। तो बहुत ज्यादा ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो इनको पढ़ाने का काम, इनको मोटिवेट करने का काम, इनको संघर्ष से तैयार करने का काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने नटाल सभा के माध्यम से, फिनिक्स आश्रम के माध्यम से, इंडियन ओपिनियन के माध्यम से, टॉलस्टॉय फार्म के माध्यम से दक्षिण भारत के जो भी भारतीय लोग थे, जो वहां पर प्रवासी भारतीय रहते थे, उनके दिमाग को धुलने का काम, उनका ब्रेन वॉश जो किया गया था सकारात्मक रूप से, वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी में एक वीर की निशानी थी, उनमें शहीद की भी जो भी गुण होने चाहिए वो सब सारे गुण थे। और गांधी जी में इतनी क्षमता थी कि लोगों को बैठे बिठाए मोटिवेट कर सकते थे और आने वाले संघर्षों के लिए तैयार कर सकते थे। तो इन्होंने तैयार किया भी था और अब यहीं से इन्होंने अपना सब कुछ तैयार किया। और ये जब मुकदमा जीत गए प्रिटोरिया में, तो नटाल में जब आए तो ये जाने वाले थे, इनका लगभग काम खत्म हो गया था। तो विदाई में इनके अपना एक छोटा मोटा कार्यक्रम रखा गया था। और जब ये अगले दिन तैयार हो रहे थे, जब अगले दिन ये तैयार हुए आने के लिए, तो उसी समय मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया, नटाल विधानमंडल ने एक अधिनियम पारित कर दिया। और नटाल विधानमंडल ने जो अधिनियम पारित किया था उसमें भारतीय प्रवासी लोगों को, प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार छीन लिया गया। अर्थात मतदान का अधिकार
नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि इतने दिनों से हमारे भारतीय वहां रह रहे हैं, उनको मतदान का अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तो गांधी जी से लोगों ने कहा कि आप अभी 1 महीने और रुक जाइए, क्योंकि हम लोग कई पीढ़ियों से नटाल में रह रहे हैं और हम लोगों को अभी मतदान देने का अधिकार नहीं है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, और जब तक हम मतदान नहीं देंगे तब तक हमको राजनीतिक अधिकार मिलने वाला नहीं है। समस्या का सामना करना पड़ेगा और आप चले जाएंगे तो फिर शिकायत पत्र भी कौन दे सकता, क्योंकि उस समय जो भी भारतीय थे वो विरोधी पत्र भी नहीं लिख सकते थे, आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, सभा भी नहीं बना सकते थे। तो गांधी जी 1 महीने के लिए वहां पर और रुकने का मन बना लिया, और जब 1 महीने तक वो रुके तो 1 महीने क्या लगभग 21 वर्ष बीत गए थे, और 21 वर्षों के बाद तब जाकर के 45 वर्ष की अवस्था में उनकी वापसी आप कह सकते हैं 1915 में हुई थी। 1 महीने के लिए रुके थे, लेकिन 21 वर्षों तक वहां पर उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। और 21 वर्षों तो करते क्या रहे, तो प्रथम श्रेणी के आंदोलन को लेकर के, या होटल में रहने को लेकर के, मतदान करने को लेकर के, काले गोरे का जो भेद होता था उसको लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के ये आंदोलन करते रहे। अब देखिए इनका पूरा जो कार्यक्रम रहा वो 1896 से लेकर 1906 तक गांधी जी अपने शिकायत पत्रों के माध्यम से, शिकायत पत्रों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से जो भी समस्याएं होती थी वो ब्रिटिश सरकार को लिखते थे। और जो सचिव होते थे वहां के उपनिवेश मामले के, जो गृह सचिव होते थे, तो कई गृह सचिव को लेटर लिखते थे, कई दक्षिणी अफ्रीका सरकार को लेटर लिखते थे, कई ब्रिटिश सरकार को लिखते थे। जो भी इन्हें लगता था शिकायत पत्रों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से ये अपनी बात, अपने दुखड़े को, अपनी समस्याओं को जो उपनिवेश मामले के गृह सचिव थे उनको लिख देते थे, ब्रिटिश सरकार को लिख देते थे, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को भी लिखते थे। तो शिकायत पत्रों के माध्यम से अहिंसा वाली तरीके से अपनी शिकायत पत्र वहां पर लिखते थे। लेकिन जो मामले थे वो जस के तस थे, अर्थात इनके शिकायत पत्रों का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1906 से लेकर 1913 तक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अवज्ञा आंदोलन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो अगर पूछा जाए गांधी जी ने पहली बार अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो भारत से नहीं शुरू किए थे बल्कि अफ्रीका से शुरू किए थे। और इसकी जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1906 तक, और ये कब तक वहां पर आंदोलन चलाते रहे हैं, तो 1913 तक चलाते रहे। वो भी हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि जो सत्याग्रह या अवज्ञा जो होता था इनका, वो अहिंसा के माध्यम से होता था। अवज्ञा का मतलब होता है कि विनम्रता पूर्वक किसी की बात को नकार देना, अर्थात जब कोई भी कानून कष्टकारी होते थे, भारतीयों के हिसाब से नहीं होते थे, तो उस कानून को मानने से विनम्रता पूर्वक गांधी जी इनकार कर देते थे। तो ये बात है 1906 की। जैसा कि हमने बताया कि भारत में, अफ्रीका में जो भी भारतीय रहते थे, तो प्रवासी भारतीयों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होता था। तो पंजीकरण कराना अनिवार्य होता था और अंगूठा लगा करके पंजीकरण कराते थे, और इसको अपनी जेब में रखना होता था, और 24 घंटे साथ में लेकर के घूमना होता था, और रात में आप बगैर इसके घूम भी नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम भारतीय होने की वजह से पंजीकरण कराए, तो अगर स्वेच्छा से हो तो एक बात समझ में आता है। अब इसको कानून बना दिया गया है और 24 घंटे लेकर के घूमना, तो इसी के खिलाफ इन्होंने अवज्ञा कर दिया। जब अवज्ञा किया इसके खिलाफ, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके 155 भारतीयों को जेल में बंद कर दिया गया। 155 भारतीयों को
जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इस समय भारत के लोग या गांधी जी जेल जाने से बहुत ज्यादा घबराते नहीं थे, क्योंकि इनकी धीरे धीरे आदत पड़ने लगी थी। जब ये लोग जेल गए तो वहां के जेल को इन्होंने किंग एडवर्ड का होटल कहा, किंग एडवर्ड का होटल कहा। तो कहने का मतलब है जब इनको गांधी जी को जेल भेजा गया था और गांधी जी सहित जब 155 लोग पंजीकरण कानून को लेकर के विरोध कर रहे थे, तो 155 भारतीयों को जब जेल में भेज दिया गया तो वहां पर इन लोगों ने कहा कि ये जेल नहीं बल्कि किंग एडवर्ड का होटल है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, जो किंग थे, एडवर्ड थे। तो वहां पर ये लोग जेल में बंद किए गए, इन लोगों को प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करने के बाद फिर ये बाहर आए ये लोग। और उसके बाद अंग्रेजों ने कह दिया कि अगर आप लोग स्वेच्छा से चाहो तो पंजीकरण करा सकते हो। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ, स्वेच्छा से हम पंजीकरण कराएंगे, लेकिन कानून के रूप में हम पंजीकरण कराने के लिए तैयार नहीं है। तो जब गांधी जी ने और भारतीयों ने स्वेच्छा से पंजीकरण कराना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने इनको धोखा दे दिया और इस कानून को ये निरस्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमारे भारतीयों को लगा कि हम स्वेच्छा से कराएंगे और इसको कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन इन्होंने इस कानून को खत्म नहीं किया और कह दिया कि कानून तो चलता रहेगा और हर भारतीय को पंजीकरण कराना पड़ेगा, चाहे वो स्वेच्छा से कराए और चाहे कानून के अनुसार कराए। तो फिर ये अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। तो गांधी जी ने फिर आंदोलन किया और जब गांधी जी ने इसको लेकर के आंदोलन किया और तब तक 1908 में एक बार फिर से प्रवासी भारतीय कानून लागू कर दिया गया, प्रवासी भारतीय कानून लागू कर दिया गया। इधर पंजीकरण का मामला अभी सही नहीं हुआ था और पंजीकरण को लेकर के कोई निस्तारण नहीं हुआ और तब तक 1908 में एक बार फिर से अफ्रीका की सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए कानून बना दिया और कह दिया कि कोई भी भारतीय अब अफ्रीका में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो लोग आते हैं तो यहाँ पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है और वो कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ जाते हैं, विद्रोह करते हैं। तो जब हमारे एशियन को या भारतीयों को आने से मना कर दिया गया, काले लोगों को भारत अफ्रीका में आने से मना कर दिया गया, तो गांधी जी ने इसको लेकर के एक बार फिर से आंदोलन किया और लगभग 2000 लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और वो लोग अब नटाल से ट्रांसवेल चले गए, ट्रांसवेल चले गए। तो ट्रांसवाल जो शहर था वहां पर भी कुछ भारतीय रहते थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया और उसके बाद फिर गांधी जी को जेल बंद कर दिया गया, उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई, पत्थर काटने तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हमारे जो खदान के मजदूर थे उनके साथ भी अन्याय हुआ, बड़ी समस्या हुई, प्रताड़ित किया गया। और इसी समय आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्रवासी भारतीय थे उनके पास पैसे भी नहीं बचे। गांधी जी की 1906 में वकालत भी बंद हो गई थी और बगैर पैसे के आंदोलन चलने वाला नहीं है। तो गांधी जी ने जर्मनी के एक इनके मित्र थे, उनकी सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और जब इन्होंने स्थापना की तो ये जो आश्रम था ये भारतीयों की लड़ाई लड़ने के लिए मोटिवेट करता था। लोग इकट्ठा होते थे, इसमें खाने पीने की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब पैसे का अभाव हो गया, गांधी जी की वकालत नहीं चल रही है और जो लोग आंदोलन में कूद रहे हैं, जो अपने अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास भी पैसे की कमी आ गई। तो जब ये भारतीयों को पता चला तो भारत के जो रतन टाटा थे, रतन टाटा ने उस जमाने में इनको 25,000 रुपया टॉलस्टॉय फार्म में दिया था और कहा कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम पैसा दे रहे हैं। तो रतन टाटा ने 25,000 दिया। कांग्रेस ने भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसमें पैसा दिया था और मुस्लिम लीग ने भी टॉलस्टॉय फार्म में पैसा दिया था, क्योंकि वहां पर जो भी दक्षिण भारत के लोग गए हुए थे उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो कहने का मतलब है कि अफ्रीका में जो भी गन्ने की खेती करने वाले गए, व्यापारी लोग गए, मजदूर लोग गए, तो उसमें कहीं न कहीं मुसलमान भी अधिक मात्रा में वहां पर रहते थे। तो मुस्लिम लीग ने भी पैसा दिया, कांग्रेस ने भी पैसा दिया, रतन टाटा ने 25,000 रुपए दिया और हैदराबाद के जो निजाम थे, तो हैदराबाद के निजाम ने भी इसमें पैसा टॉलस्टॉय फार्म में दिया था। तो कहने का मतलब है कि
पंजीकरण को लेकर के और जो प्रवासी भारतीयों को रोकने के लिए कानून बना था उसको लेकर के इन्होंने वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया था। और जो भी भारतीय इकरारनामे के बाद रहते थे उनसे 3 पाउंड कर भी लिया जाता था। अर्थात अगर आप इकरारनामे के बाद अफ्रीका में रहते हैं, समझौते के बाद अगर आप रहते हैं, बगैर पंजीकरण के रहते हैं, तो आपको 3 पाउंड टैक्स देना होता था। अब बताइए, जो वहाँ गरीब किसान है, मजदूर है, भारतीय है, व्यापारी है, तो ये 3 पाउंड जो टैक्स होता था ये ज्यादा था। तो इसको लेकर के गांधी जी ने भारी मात्रा में अवज्ञा आंदोलन चलाया, दबाव बनाया, अपने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रों में इसकी आलोचना भी की, लेकिन बात यहाँ पर बन नहीं पा रहा था। और तब तक उसी समय 1913 की बात है, तो 1913 में अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम जारी कर दिया और कह दिया कि जो ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई है, जो ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई है वो मान्य है, और जो मुस्लिम या हिंदू रीति रिवाज से या पारसी रीति रिवाज से शादी हुई है, वो हिंदू, पारसी, मुस्लिम इन तीनों रीति रिवाज से अगर शादी हुई है तो मान्य नहीं है। सिर्फ मान्य ईसाई रीति रिवाज से माना जाएगा, और इनकी जो संतानें होंगी पारसी या मुस्लिम या हिंदू रीति रिवाज से, वो मान्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब समस्या कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ये बात आई शादी के पंजीकरण को लेकर के, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन और भी तेज कर दिया। और उसी समय 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले भी वहां पर गए साउथ अफ्रीका में, और वहां पर उनका सम्मान भी हुआ। लोगों ने उनके विचारों को सुना, जाना, ब्रिटिश सरकार से भी उनकी बातचीत हुई इन सब चीजों को लेकर के। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये नियम बनाया था, इसकी आलोचना तत्कालीन भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग ने भी आलोचना की कि भारतीयों के साथ ये सही नहीं हो रहा है। तो लॉर्ड हार्डिंग, C.F. एंड्रूज और महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब लोगों ने इन सब चीजों को समाप्त करने की बात की, दबाव डाला। तो वहां की अफ्रीका सरकार ने लॉर्ड हार्डिंग, C.F. एंड्रूज, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले से विचारों से प्रभावित होकर के, हालांकि जो ये हिंदू, मुस्लिम, पारसी विवाह को अमान्य घोषित किया था, तो अब इन्होंने मानना शुरू कर दिया। फर्स्ट क्लास का या टिकट देना भी शुरू कर दिया। लोगों को मतदान करने का भी अधिकार मिला। तो कहने का मतलब है, जब गांधी जी अफ्रीका गए थे, ना तो लोग फर्स्ट क्लास की यात्रा कर सकते थे, ना तो अच्छे खासे होटल में ठहर सकते थे, ना तो इनको मतदान करने का अधिकार था, पंजीकरण कराना अनिवार्य होता था। अगर मुस्लिम या हिंदू या पारसी रीति रिवाज से शादी हो रही है तो अमान्य है। लेकिन जब गांधी जी आंदोलन किए, अवज्ञा की, शिकायत पत्र किए, संस्था का निर्माण किया, लड़ाई लड़े, जेल गए, पैरों में बेड़ियां पड़े, पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, मतलब उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कई बार पैसे के अभाव में समस्या को लेकर के भी वो पीछे नहीं हटे और लड़ते रहे। और जब वो अफ्रीका से आए तो वहां पर लोगों को मतदान का भी अधिकार मिल गया, वहां पर लोगों को यात्रा करने का अधिकार मिल गया। बहुत सारी समस्याओं की जो बेड़ियां थी वो खुल चुकी थी, लोग सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिए थे। तो गांधी जी ने बड़ा काम करते हुए वहां से जब लौट करके आए तो वहां के जो भारतीय लोग थे अफ्रीका में काफी अच्छे तरीके से उनका रहन सहन हो चुका था। जो समस्याएं बची खुची थी, वो जो अफ्रीका के गांधी है उनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो गांधी जी के बचे खुचे काम को जो है किसने पूरा किया था, तो आप बताएंगे नेल्सन मंडेला ने पूरा किया था। तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब वहां से गांधी जी भारत में कब आए, तो आप बताइएगा 1915 में आए थे। गांधी जी 1915 में भारत पहुंचे, और जब गांधी जी भारत आए हैं तो इनको बहुत सारे लोग जानना शुरू कर दिए थे। अमीर, गरीब, व्यापारी, स्टूडेंट सभी लोग जानते थे। और गांधी जी के बारे में पहले ही इनके जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के जो
राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने गांधी जी के बारे में भारत में घूम घूम करके बता दिया था कि मोहन करमचंद गांधी के अंदर एक वीर के गुण है, एक शहीद के इनमें गुण है, और इनमें इतनी क्षमता है कि सामने वाले व्यक्ति की प्रतिभा को बदल सकते हैं, संघर्ष के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जब अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत में आए तो उनके बारे में घूम घूम करके बताने का कार्य किसने किया था? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और जब ये भारत में आए थे, सबसे पहले इन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साबरमती आश्रम का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे सत्याग्रह आश्रम है। साबरमती नदी के किनारे स्थापित होने की वजह से इसका नाम सत्याग्रह आश्रम पड़ गया था। और इन्होंने इससे पहले 1908 में हिंद स्वराज किताब भी लिखा था। हिंद स्वराज नामक किताब भी लिखा था। इसमें इन्होंने स्वशासन की व्याख्या भी की थी। तो कहने का मतलब है, गांधी जी का पहला राजनीतिक किताब कौन सा है? तो आप बताएंगे हिंद स्वराज है, इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। आश्रम इन्होंने बना लिया है। और इसमें जब इनका आश्रम बन रहा था तो इसमें एक उद्योगपति थे, इनके मित्र भी थे, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था, अंबालाल साराभाई ने। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि साबरमती आश्रम को तैयार करने में बड़ा पैसा किसने खर्च किया था? तो अंबालाल साराभाई ने खर्च किया था। तो देखिए, आपने सुना होगा कि गांधी जी ने अपना जो पहला आंदोलन शुरू किया है, वो पहला आंदोलन गांधी जी का जो था वो चंपारण सत्याग्रह। आपने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1917 में। तो देखिए, आए 15 में और आंदोलन शुरू किया 17 में। तो ये 2 साल तक करते क्या रहे? तो ये 2 साल तक भारत का भ्रमण करते रहे, भारत को समझते रहे। और जब 1915 में भारत आए तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो वहां पर जब वो गए तो लाखों की भीड़ ने इनको घेर लिया। अर्थात अमीर, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग जो है इनको जानते थे कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम करमचंद गांधी है, और उसने भारतीयों के अधिकारों की, चाहे राजनीतिक अधिकार हो चाहे मौलिक अधिकार हो, इन सब की लड़ाई लड़ करके आया है। तो गांधी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, लोग इनको जानना शुरू कर दिए थे। और जो बचा हुआ था वो सब गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको बता दिया था कि इनमें बहादुर के, इनमें शहीद होने की क्षमता है, बहुत सारे गुण है, और इनमें इतनी क्षमता है कि खड़े खड़े सामने वाले लोगों को किसी भी आंदोलन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया भी था। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया जो पहला आंदोलन था भारत में, वो चंपारण सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।